हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की अपनी ईवीएस की क्लास में। आज हम लोग करने वाले हैं ईवीएस के वो टॉप क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने लगभग तय हैं। यहाँ से आपको पेपर में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं जो आपका एग्जाम 21 जनवरी 2024 में होने वाला है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सभी लोग पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, रेखा की माँ डॉट डॉट के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो आपको बताना है रेखा की माँ ऐसा क्यों करती है कि वो जो तालाब से पानी लेकर आती है उसमें फिटकरी डालती है। पहला ऑप्शन आपके सामने है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, जबकि दूसरा ऑप्शन है कठोर जल को मृद जल में परिवर्तित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है पानी को रंग रहित बनाने के लिए। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आप लोग अगर पहले कभी सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिले होंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर 1 से लेकर के 18 तक के नंबर लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग 18 क्वेश्चन करने वाले हैं। और जितने क्वेश्चन आपके सही निकले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपके 18 में से कितने क्वेश्चन सही निकले। अगर आप 15 या 16 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपको बताना है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा वह ऑप्शन है जो चांद की सतह के बारे में सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। पहला ऑप्शन आपके सामने है पानी नहीं है, पर्याप्त हवा और ऊंचे पहाड़ हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है पानी नहीं, गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़। तीसरा ऑप्शन लिखा है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। और चौथा ऑप्शन लिखा है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं और समतल सतह है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन चांद की सतह के लिए सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है? उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? चांद पर पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूरी संभावना है कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है अब की बार में चांद की सतह से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। कोई लड़की है आरती जो एक पोस्टर पढ़ रही है जिसमें बीमारी से संबंधित कई सारी चीजें लिखी हैं। तो आपको ये बताना है कि वह पोस्टर किस प्रकार का है, किस बीमारी से संबंधित है। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। दूसरा लिखा है पानी के बर्तनों जैसे कि कूलर और टंकियों को साफ रखें। तीसरा है यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। और जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है जागरूकता पैदा करना। तो आपको बताना है कि जो ये आरती पोस्टर पढ़ रही है वह पोस्टर किस प्रकार की जागरूकता को पैदा कर रहा है। पहला ऑप्शन लिखा है चेचक और मलेरिया के फैलने के बारे में है। दूसरा ऑप्शन लिखा है डेंगू और आई फ्लू के बारे में है। तीसरा ऑप्शन लिखा है टाइफाइड और हैजा के बारे में है। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर से संबंधित है ये पोस्टर। तो आपको बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सही ठहरा रहा है। तो फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चनों की भरमार रहती सीटेट के एग्जाम में जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं यही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और कई सारे लोगों के बहुत ही कम कम नंबर आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये जो पोस्टर है यह संबंधित है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर से, यानी ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सभी लोग पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी लोग सही आंसर कर ले जाएंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी, पहला ऑप्शन दिया है आपके सामने ऑक्सीजन रहित है। दूसरा ऑप्शन दिया है मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन लिखा है खनिज रहित है। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है मछली के तैरने के योग्य नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग सही आंसर कर चुके होंगे। इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने भी सी ऑप्शन किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी
तो हो ही जाएगी, लेकिन साथ में क्या है, उम्र किस लिए जाएगी, क्योंकि वह खनिज रहित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया था उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि सीटेट ने जो है इसका सी ही सही आंसर माना था। कई लोगों ने ऑक्सीजन रहित भी किया था, लेकिन इसका सही आंसर सी माना गया था ऑफिशियल आंसर की में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन लिखा है लौह, मलेरिया, अनीमिया और रक्त। दूसरा ऑप्शन लिखा है लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया और आंवला। तीसरा ऑप्शन लिखा है मच्छर, डेंगू, लौह और गुड़। चौथा ऑप्शन लिखा है मच्छर, मलेरिया, अनीमिया। आपको यहाँ पर यह बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो निकटतम रूप से संबंधित है। सभी लोग आंसर कर लीजिए, इस क्वेश्चन का सही क्या हो जाएगा। फटाफट सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया और आंवला। ये सभी क्या है, ये सभी आयरन से संबंधित हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। एक शिक्षिका है, वह कब एक बच्चे की पहचान करेगी कि बच्चा तनाव में है या फिर खुश है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके माध्यम से शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर लेगी। पहला ऑप्शन है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। दूसरा ऑप्शन है बहुत बात करना। जबकि तीसरा ऑप्शन है हाइपर एक्टिविटी और चौथा ऑप्शन है आक्रामक व्यवहार। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका जो है सही आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, बच्चे के द्वारा जब आक्रामक व्यवहार किया जाए तब आप समझ सकते हैं कि बच्चा तनावग्रस्त है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग आंसर कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन का। तो फटाफट से सभी लोग आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन आपके सामने है मलेरिया, दूसरा है निमोनिया, तीसरा है पोलियो और चौथा है चेचक। तो आपको पता है ये तीनों होंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्या है, मलेरिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है, तो वह है मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। जबकि तीसरा ऑप्शन है शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। और चौथा ऑप्शन है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो आपको बताना है इन चारों में से क्या सही हो जाएगा। तो फटाफट आंसर कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद है इसका जो सही आंसर आप लोग कर रहे होंगे वह डी ही कर रहे होंगे, क्योंकि डी ही इसका बिल्कुल सही है कि जो शिक्षिका है उसने सही तरीके से इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया, इसीलिए जो बच्चे हैं वो सही तरीके से नहीं समझ पाए। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने डी किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। आपको बताना है कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा रहने वाला। पहला ऑप्शन है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। तो ये तो आपका गलत है, क्योंकि अच्छा तरीका नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रोटीन्स और विटामिन क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन लिखा है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। तो ये भी आपका नहीं होगा, धूप में रखने के बाद में सब्जियां सूख जाएंगी। तीसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि तला भुना हुआ खाना रोज ही खाते रहेंगे, गहरा तलेंगे तो। जबकि चौथा ऑप्शन है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। पहले हम सब्जियों को अच्छी तरीके से धुल लेंगे और उसके बाद में उनको काट लेंगे। तो यही ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही और करेक्ट माना गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से ऐसा ऑप्शन आपको छांटना है जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में समान रूप से पाया जाता है। पहला ऑप्शन लिखा है प्रजनन और भोजन बनाना। दूसरा ऑप्शन लिखा है प्रजनन और अंकुरण वृद्धि वृद्धि और अंकुरण। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है वृद्धि और प्रजनन। और जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है वृद्धि और भोजन बनाना। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे।
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वह है वृद्धि और प्रजनन, क्योंकि वृद्धि और प्रजनन पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी करते हैं। बाकी अगर आपने इसके अलावा कोई अपना आंसर कर लिया था तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? आपको बताना है ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से ऐसी कौन सी पद्धति है जो सबसे ज्यादा उचित है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण द्वारा वृत्त चित्र दिखाना। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने विद्यार्थियों से कहना कि वे दिवाली या फिर दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। जबकि तीसरा ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। जबकि चौथा ऑप्शन दिया है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आप लोग उम्मीद है सही आंसर कर रहे होंगे। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी। क्यों बी सही है? क्योंकि दिवाली से पहले हवा में जो है वो कार्बन की मात्रा कम होती है और दिवाली के बाद में ज़्यादा हो जाती है। तो विद्यार्थी जब ऐसा करेंगे, मतलब दिवाली से पहले नमूना इकट्ठा करेंगे और दिवाली के बाद में करेंगे, तो उनको अंतर साफ साफ पता चल जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही माना गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे व्याख्यायित किया जा सकता है। तो हम लोग अब अपने ऑप्शन पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। कि एक लड़की है जब पानी के ऊपर कटोरी रखती है तो वह तैर रही है और जैसे उसने कील को रखा वह कील क्या हुई, पानी में नीचे बैठ गई। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला जो ऑप्शन है वह लिखा आपके सामने स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। दूसरा ऑप्शन लिखा है लोहे के कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तीसरा ऑप्शन लिखा है लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। चौथा ऑप्शन लिखा है लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर कर लिया होगा। आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा बड़ा था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका सही है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी ऑप्शन किया था तो आपका गलत हो जाएगा। आंसर सही है स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो से भरपूर है। आपको बताना है कि जो वेट लिफ्टर होते हैं उनको कौन सा आहार लेना चाहिए। क्या कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, विटामिन लेना चाहिए, वसा लेना चाहिए या फिर प्रोटीन लेनी चाहिए? तो फटाफट आंसर कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कई बार आपके एग्जाम में अब तक बन चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का है। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। कोई कोई लड़की है अंजलि, उसकी सहेली बता रही है कि दांतों को क्षय से बचाने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाने चाहिए। पहला ऑप्शन है आपके सामने दिन में 2 बार ब्रश करें। दूसरा ऑप्शन है इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने। तीसरा ऑप्शन है मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। जबकि चौथा ऑप्शन है हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि अंजलि को उपर्युक्त तरीकों में से किसका पालन करना चाहिए। तो फटाफट बताइए इन 4 ऑप्शनों में से ऐसे कौन-कौन से ऑप्शन हैं जो अंजलि को पालन करना चाहिए। तो आप लोगों को आंसर करना है क्या सही हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही है ए बिल्कुल सही है, दिन में 2 बार ब्रश करें। बी आपका गलत हो जाएगा, ब्रेसिस नहीं पहनना है। सी भी आपका सही है, पदार्थ ना लें ऐसे मिठाई और चॉकलेट्स। और डी आपका बिल्कुल सही है, जितनी बार कुछ खाओ उतनी बार कुल्ला करें। यानी ए सी डी जहाँ पर होगा वही आपका सही हो जाएगा। तो ए सी डी आपका ऑप्शन नंबर ए में है, सिर्फ सी डी ए करके लिखा है जो, यही आपका सही है।
जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन और निस्यंदन। तीसरा ऑप्शन है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन। जबकि चौथा ऑप्शन है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए? फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कर लिया है उनका बिल्कुल सही है। बाकी अगर आप लोगों ने कोई किया था तो आपका गलत हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी? तो आपको आंसर करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन भी हम इसको कह सकते हैं। तो फटाफट आंसर आप लोगों को देना है। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? पहला ऑप्शन लिखा है श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। दूसरा ऑप्शन लिखा है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन लिखा है विभिन्न आयामों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के विद्यार्थियों को कहना। और चौथा ऑप्शन लिखा है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस क्वेश्चन के लिए सही है? इसका जो सही आंसर आप लोग कर रहे होंगे वह बी कर रहे होंगे, क्योंकि बी ही इसका बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर है बी, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। कोई एक टीचर है पर्यावरण की जो कि आज ऐसा चैप्टर पढ़ाने वाली है कि बच्चों को समझ में आए कि वायु में भी भार होता है। तो उसके लिए जो उनके सहयोगी हैं उनको क्या गतिविधियां बता रहे हैं? पहला ऑप्शन है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। दूसरा ऑप्शन है एक्स्ट्रा के माध्यम से जो इसको खींचना। जबकि तीसरा ऑप्शन है गुब्बारे में हवा भरना। चौथा ऑप्शन है 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांध तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी? आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो ये प्रदर्शित करेंगे कि वायु में भार होता है। सभी लोगों को आंसर करना है क्या इसमें सही रहने वाला है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। जबकि आपका ऑप्शन नंबर बी और सी इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। डी आपका बिल्कुल सही है। 2 भरे हुए गुब्बारे आपको लेने हैं, हवा से भरे हुए गुब्बारे, और एक छड़ में आपको बांधने हैं। एक इधर बांध दें और एक इधर बांध दें और एक गुब्बारे को आपको बाद में क्या करना है, फोड़ देना है। जिससे क्या होगा, ये जो एक तरफ झुक जाएगा। जिस तरफ गुब्बारा में हवा रहेगी वो एक तरफ झुक जाएगा, जिससे ये मालूम हो जाएगा बच्चों को कि हवा में भार होता है, इसीलिए एक तरफ झुक गया। तो ऑप्शन नंबर ए और डी इस क्वेश्चन का सही था। ए और डी ए में सही है। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर ए और डी किया था उनका सही है, बाकी अदर सारे जो ऑप्शन है वो गलत हैं। तो ये थी आज की आपकी क्लास। आप लोग बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले आज की क्लास से। और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आपको मास्टर अड्डा द सीटेट एग्जाम नोट्स डाउनलोड करना है। वहीं पर आपको ये सारी पीडीएफ मिलेंगी और आपको बेहतरीन नोट्स भी वहाँ पर मिलने वाले हैं। हिमांशी मैम के नोट्स हों चाहे आपको पैड नोट्स हों, वो सभी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए ये बस इतने ही क्वेश्चंस थे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्लास को 2 बार भी देख सकते हैं और रट्टा मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। मिलेंगे आपको अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।